हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि पूछे गए हैं सीजीएल मेंस 2019 के एग्ज़ाम में और 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी 3 दिन ये एग्ज़ाम चला था सीजीएल मेंस का 2019 में भी, और यानी 11 सितंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम वन वर्ड डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम उसके आगे के जो वन वर्ड्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय एस्किमोज। तो देखिए एस्किमोज का है, ये एक जनजाति है, यानी एक ये ट्राइबल है एस्किमोज, जिसके द्वारा ये घर बनाए जाते हैं। किससे? स्नो से ये घर बनाए जाते हैं, जो कि एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डोम किसे कहते हैं? देखिए इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं किससे? बर्फ से। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए उन्हें हम जानते हैं इग्लू के नाम से। उन्हें क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, जो कि घर बने होते हैं किससे? बर्फ से बने हुए घर होते हैं। और जो एस्किमोज ये जनजाति है, ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। और ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए आपको ऐसे घरों का निर्माण करना होगा जहाँ पर आपको ठंड ना लगे। तो ये बर्फ से बने होते हैं, बट इनके अंदर आप अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो अदर वर्ड दिए हुए हैं इनमें है विगवैम। और विगवैम क्या है? तो ये भी एक टाइप ऑफ टेंट, यानी ये टेंट का टाइप है जो कि नेटिव अमेरिकन्स द्वारा ही यूज किया जाता है। इसे हम विगवैम कहते हैं। उसके बाद आता है यर्ट। यर्ट किसे कहा जाता है? तो ये देखिए एक ट्रेडिशनल टेंट। ये एक ट्रेडिशनल टेंट है जो कि मंगोलिया और साइबेरिया के जो लोग हैं उनके द्वारा इस प्रकार के जो टेंट हैं, ट्रेडिशनल टेंट्स हैं, वो वहाँ पर लगाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो टेपी है, टेपी किसे कहते हैं? तो ये एक लंबा सा टेंट होता है जो कि एक कोन शेप में होता है, यानी इस प्रकार से जो एक टेंट लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेपी। उसके बाद आता है इग्लू। तो इग्लू आपका होता है डोम लाइक स्ट्रक्चर, बर्फ से बना हुआ स्ट्रक्चर, इसे हम इग्लू कहते हैं। बढ़ते हैं अगले वन वर्ड की ओर, और अगला वन वर्ड है द साइंस व्हिच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। यानी जो अर्थ की क्रस्ट है, पृथ्वी की हमारी जो परत है, उसका अध्ययन करना, उसके क्रस्ट का अध्ययन करना, यहाँ पर उसकी साइंस को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लॉजी लगा हुआ है। लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, अध्ययन करना, और अलग अलग शब्द इसमें जुड़ेंगे। तो उसी प्रकार से एक रूट वर्ड है लॉजी, और इससे कई सारे वर्ड बनते हैं। और यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है जूलॉजी। और जूलॉजी में हम जो अध्ययन करते हैं वो हम एनिमल लाइफ का करते हैं। एनिमल लाइफ का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। उसके बाद एटमोलॉजी। और एटमोलॉजी है जो हम स्टडी करते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी करना एटमोलॉजी कहलाता है। और इसके लिए एक और वन वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी मीन्स भी होता है द स्टडी ऑफ वर्ड, यानी वर्ड्स की जो अध्ययन है, अक्षरों का ज्ञान है, वो करना मॉर्फोलॉजी भी कहलाता है। फिर अगला वर्ड है बायोलॉजी। और बायोलॉजी आप सभी जानते हैं, प्लांट एंड एनिमल। तो देखिए जो बायोलॉजी होती है इसमें दोनों शामिल होते हैं। जूलॉजी में केवल एनिमल लाइफ होती है, और इसकी एक शाखा होती है बॉटनी, जिसमें केवल और केवल हम जो हमारी वनस्पति है उसका हम अध्ययन करते हैं बॉटनी के अंतर्गत, और एनिमल्स की लाइफ का हम अध्ययन करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत। और अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी, तो इसमें प्लांट भी शामिल होते हैं, ह्यूमन भी शामिल होते हैं, एनिमल्स भी शामिल होते हैं। तो पूरा का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। फिर अगला है यहाँ पर जियोलॉजी, और यही इसका सही आंसर है, जिसके अंतर्गत हम जो हमारी पृथ्वी की जो भी दशाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले वन वर्ड की ओर। अगला वन वर्ड है द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। तो ग्रेप मीन्स क्या होता है? अंगूर होता है। तो अंगूर से वाइन्स भी बनाई जाती हैं। तो उसका जो कल्टीवेशन है, यानी उसका जो कल्चर है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर मीन्स होती है कृषि, यानी जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, उनका जो उत्पादन करना कहलाता है एग्रीकल्चर। और फिर अगला वर्ड है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये होता है बेसिकली कल्टीवेटिंग ऑफ गार्डन, यानी जो हमारे फूल पौधे होते हैं, एक प्रकार से जो गार्डन में हम जो कल्टीवेटिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फिर अगला आता है विटीकल्चर। और विटीकल्चर मीन्स ही होता है यहाँ पर क्या करना? द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स।
तो ग्रेप वाइन्स का जो कल्टीवेशन है उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। और फिर अगला आता है सेरीकल्चर, और ये होता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो जो रेशम का उत्पादन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं सेरीकल्चर के नाम से। अगला वन वर्ड है यहाँ पर हमारा ए रूम वेयर मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। जहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो तैयार की जाती हैं और प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसा एक रूम हॉस्पिटल के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम बेसिकली मेडिकल स्टोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि हर हॉस्पिटल के आपको हॉस्पिटल के अंदर भी होता है, आपको हॉस्पिटल के पास भी देखने को मिलेगा। और कुछ जगह पर तो केवल जो दवाई हैं वो वहाँ पर बेची जाती हैं और कुछ जगह पर इन्हें प्रिपेयर भी किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्पेंसरी। आपने सुना भी होगा डिस्पेंसरी शॉप। तो ये बेसिकली मेडिसिन से संबंधित ही शॉप्स होती हैं जिन्हें हम डिस्पेंसरी कहते हैं। फिर जो अदर वर्ड्स हैं उनमें है इन्फर्मरी, और इन्फर्मरी मीन्स होता है किसी के नाम वाला हॉस्पिटल, यानी किसी हॉस्पिटल को किसी का नाम दे दिया जाए, जैसे लीलावती हॉस्पिटल आप देखते हैं बॉम्बे के अंदर। उसके अलावा इस प्रकार से जो नाम दिया जाता है उसे इन्फर्मरी कहते हैं। फिर अगला वर्ड आता है सर्जरी, और सर्जरी होता है लाइक अ ऑपरेशन, किसी भी चीज़ की, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, किसी भी चीज़ की सर्जरी करना वो सर्जरी होता है। और हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल, इसका कोई बताने का यहाँ पर तुक नहीं है, तो डिस्पेंसरी इसका सही आंसर होगा। अगला वन वर्ड है फियर ऑफ हाइट्स। तो देखिए कई बार हम जब पीछे भी वन वर्ड पढ़ते रहे हैं तो वहाँ पर भी कई बार फोबिया से रिलेटेड शब्द आए। तो फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फियर, और इस फोबिया के आगे जो भी आप वर्ड जोड़ते जाएंगे उसी से डर यहाँ पर वो वर्ड वहाँ पर दर्शाएगा। तो देखिए फोबिया से बहुत सारे वर्ड बनते हैं और पीछे भी हम कई सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं, और आज भी हमको ऑप्शन में 4 दिए गए हैं और चारों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला है ऑटोफोबिया। तो देखिए फोबिया मीन्स डर, ऑटो मीन्स स्वयं। तो देखिए स्वयं से डर, तो ये जो होता है ऑटोफोबिया ये होता है सॉलिट्यूड फियर, यानी अकेलेपन से डर लगना ऑटोफोबिया कहलाता है। फिर आता है जूफोबिया। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर होता है, और फोबिया मीन्स डर लगना, यानी कि जीव जंतुओं से डरना। फियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूफोबिया। फिर अगला है जीनोफोबिया। तो देखिए यहाँ पर जीनोफोबिया क्या है? तो जीनोफोबिया यहाँ पर यहाँ पर जीनोफोबिया ये भी एक जो फियर होता है फॉरेनर से लगने वाला, ये जो डर है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं जीनोफोबिया, यानी कोई आप विदेशी व्यक्ति को देखते हैं उससे आप डरते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जीनोफोबिया कहते हैं। फिर अगला आता है हमारा एक्रोफोबिया, और यही सही आंसर है क्योंकि एक्रो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हाई प्लेसेस, ऊंचाई वाले प्लेसेस। तो फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। अगला वन वर्ड है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। तो देखिए क्वालिटी किसकी? एक ईमानदारी की क्वालिटी रखना, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यहाँ पर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जिसकी हिंदी होती है अखंडता। हम पढ़ते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता। तो इंटीग्रिटी मीन्स होती है अखंडता, यानी आप बीइंग हॉनेस्ट हैं और एक मोरल प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल रखते हैं। उसके अलावा जो अदर वर्ड हैं इनसैटिबिलिटी, ये होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, यानी सेटिस्फाइड ना होना। उसके बाद इंसीडियसनेस। इंसीडियसनेस मीन्स होता है क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्म, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्म, यानी नुकसानदेह जो चीज़ें करना उसको हम इंसीडियसनेस कहते हैं। फिर आता है इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट मीन्स होता है द एबिलिटी टू थिंक इन लॉजिकल वे। तो लॉजिकल वे में सोचने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटेलेक्ट। और आपने एक वर्ड सुना होगा इंटेलेक्चुअल, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा उनके पास ज्ञान है, वो बहुत ही लॉजिकल वे में चीज़ों को सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति के बारे में आप कह सकते हैं कि वो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। तो ये इसी वर्ड से बना है इंटेलेक्ट से, जिसका मतलब होता है थिंक इन लॉजिकल वे। अगला वन वर्ड है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल, यानी समुद्र तल से, और या हम बात करें ग्राउंड लेवल से या समुद्र तल से, जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की जो ऊंचाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जब हम वर्ड देखते हैं रेक्टीट्यूड, सभी में ट्यूड आपको देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड। तो ये जो 3 वर्ड हैं, देखिए रेक्टीट्यूड को हम पहले ही हटा देते हैं। रेक्टीट्यूड मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पर ऊंचाई का कोई मतलब इस वर्ड से बनता नहीं है, बट ये जो 3 वर्ड हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर होता है। और अगर आपने जीएस पढ़ा है, जीएस के अंतर्गत अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो ये उसी के टर्म्स हैं, तीनों ही जियोग्राफी से रिलेटेड ही टर्म्स हैं हमारे, और इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे आप जानते भी होंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम से इसको आपने पढ़ा होगा, जियोग्राफी को पढ़ा होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वैसे तो ये तो है एल्टीट्यूड, यानी आप कहते नहीं कि वो जो स्थान है, यानी जो शिमला है या आपका रानी खेत है, वो इतने मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। आपको कई जगह लिखा भी मिल जाता है ये स्थान, यानी इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, यानी इसका जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ पर इतना। एल्टीट्यूड मीन्स होती है ऊंचाई किसी भी चीज़ की ग्राउंड लेवल से या सी लेवल से। अब बचते हैं हमारे पास 2 वर्ड, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड। तो देखिए जो लॉन्गिट्यूड होता है ये होता है डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट, यानी पूर्व या पश्चिम से किसी स्थान की दूरी, वो भी कहाँ से, जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो होती है, जीएमटी से जो डिस्टेंस होती है किसी प्लेस की, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और इसे हिंदी में कहा जाता है देशांतर। तो देशांतर और अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपने पढ़ी होंगी जियोग्राफी में, तो ये उसी का वर्ड है। और लैटीट्यूड मीन्स होता है अक्षांश, और ये होती है डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर होती है हमारी, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और 3 रेखाएं होती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो देखिए यहाँ से जो किसी स्थान की, इस इक्वेटर से किसी स्थान की जो हम ये कह लें यानी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसे हम क्या कहेंगे, लैटीट्यूड कहेंगे। और जो जीएमटी लाइन इस प्रकार से होती हैं देशांतर रेखाएं, तो इनसे जो दूरी होगी ईस्ट और वेस्ट की, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। तो आप अच्छी तरीके से अब आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले 1 वर्ड की ओर, और अगला 1 वर्ड है द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और एनॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज समथिंग। यानी एक ऐसी स्थिति जब आप फील कर रहे हैं अपसेट और गुस्सा, एनॉयड, उसके अलावा ये एक रिजल्ट बन जाती है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। आप कॉमन भाषा में वर्ड यूज भी करते हैं कि आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, यानी आज जो मेरा मूड है वो अपसेट है, तो इसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम एस्टोनिशमेंट की, तो एस्टोनिशमेंट क्या होता है, ग्रेट सरप्राइज। तो एस्टोनिशमेंट भी होता है सरप्राइज होना, और एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है ग्रेट सरप्राइज। उसके अलावा फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, यानी एक ऐसा अट्रैक्शन जो काफ़ी स्ट्रांग, उसे हम फैसिनेशन कहते हैं। और फिर है एंटीसिपेशन, और एंटी वर्ड ही निगेटिव है, तो ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग, ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, यानी आप कितने एक्साइटेड हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो है एंटीसिपेशन। बढ़ते हैं अगले 1 वर्ड की ओर। अगला 1 वर्ड है द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, यानी किसी समाज में आपका जो पोलाइट बिहेवियर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटिक्वेटे। ये बेसिकली एक गेस्चर होता है कि आपका जो, आप कितने हम्बल हैं, इस प्रकार का जो आपका पोलाइट बिहेवियर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एटिक्वेट कहते हैं। और उसके अलावा बात करें अगर हम नॉर्म की, तो नॉर्म क्या होता है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये होता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर। फिर आगे आता है मैजेस्टी, और मैजेस्टी मीन्स होता है इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव क्वालिटी। ये बेसिकली शानदार, इम्प्रेसिव से रिलेटेड है मैजेस्टी। फिर आता है एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन मीन्स होता है ए ओपिनियन अबाउट द वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी एस्टिमेशन मीन्स बेसिकली होता है आकलन करना किसी भी चीज़ का। बढ़ते हैं अगले 1 वर्ड की ओर। अगला 1 वर्ड है डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा निर्णय जिससे कोई भी वापस नहीं जा सकता, यानी आप पलट नहीं सकते। ऐसा कोई जो आपका डिसीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल होता है ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। यहाँ पर और भी वर्ड दिए हुए हैं जैसे इंट्रैक्टेबल। तो इंट्रैक्टेबल मीन्स होता है वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद, वेरी डिफ़िकल्ट
टू डील विद, जिससे आप डील नहीं कर सकते, काफ़ी कठिन होता है उससे डील करना, उसे हम कहते हैं इट्रैक्टेबल। उसके बाद आता है इनविंसिबल, और इनविंसिबल मीन्स होता है टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, यानी इतना ज़्यादा शक्तिशाली कि आप उसे हरा नहीं सकते, टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड। तो देखिए ये TOO वाला जो टू होता है ये हमेशा निगेटिव सेंस देता है कि इतना स्ट्रांग इतना नहीं होना चाहिए, यानी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप उसे हरा नहीं सकते, उसे हम इनविंसिबल कहते हैं। फिर आता है इनवल्नरेबल, और इनवल्नरेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी हार्म्ड, जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, दैट कांट बी हार्म्ड इज कॉल्ड इनवल्नरेबल। तो ये हमारे आज के 10 वन वर्ड्स थे जो कि पूछे गए हैं 2019 मेंस एग्जाम में, और साथ ही साथ जो अदर वर्ड्स थे उनके बारे में भी हम आपको बताया। सो मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।